So hello guys, welcome again to our class, that is Moisture Physics. So today we come here again with our some next new questions of our series that is DC पढ़े। देखो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे हैं, तो अब जो है क्वेश्चंस का जो लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे थे, कंसेप्चुअल जो थे क्वेश्चन वो भी डिस्कस करे थे। ठीक है, उसमें लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 18 था, उसको हमने एक डिफरेंट वे से भी एक्सप्लेन करा है कि आप एक बेसिक मेथड, मतलब आप थ्योरी, जैसा आप थ्योरी पढ़ते हैं उसी थ्योरी को पढ़ते हुए ही आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा था। ठीक है, तो आप वही मेथड को बाकी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपने वो वाला वीडियो जो है वो नहीं देखा तो एक बार जाके वीडियो ज़रूर एक बार देख लें आप। ठीक है, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम एक नया मेथड डिस्कस करेंगे कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और भी टेक्निक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। 19 जो है आपने कर लिया होगा, ठीक है, ईजी था तो इसीलिए हमने वो डिस्कस नहीं करा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, वायर ऑफ 62 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, 62 सेंटीमीटर का एक वायर दिया है, यहाँ पे मास दिया है 13 ग्राम, इसका मास दिया आपके पास, इज सस्पेंडेड बाय ए पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल लेड्स। आपके पास ये एक पेयर है, फ्लेक्सिबल लेड्स हैं। ठीक है, पेयर है फ्लेक्सिबल लेड्स का, इनके थ्रू एक स्प्रिंग जो है हैंग हो रहा है और स्प्रिंग के थ्रू एक वायर जो है वो हैंग हो रही है। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.400 टेस्ला, कुछ इस तरीके से फील्ड जो है वो अंदर की तरफ लग रही है। आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग लेड्स। देखो आपको करंट कैलकुलेट करना है टेंशन को रिमूव करने के लिए। तो आज का जो हम टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपको रीज़न ढूंढना है कि ऐसा क्यों बोल दे रहा है क्वेश्चन में कि आप करंट कैलकुलेट करिए टेंशन को रिमूव करने के लिए। देखो क्यों, अगर आपने ढूंढ लिया उसका रीज़न तो आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी हद तक इजीली सॉल्व होने लगेगा। क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। आज के क्वेश्चन हम उसी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्लियर है। जैसे इसमें करंट बोला है, करंट से टेंशन का क्या लिंक है आपको ये दिखना है, करंट से टेंशन का क्या लिंक है। देखेंगे अगर इस वायर में करंट आ गया, अगर करंट आ गया तो फील्ड है, और अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर को किसी फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है भाई, उसके ऊपर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। और अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगना होगा, ऊपर की तरफ लगना होगा। और अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये स्प्रिंग जो है आपके पास ये कंप्रेस हो जाएगा, और अगर कंप्रेस हो गया तो यहाँ पे जो आपके पास सपोर्टिंग लेड्स हैं इनमें टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि आपको कैलकुलेट करना था। समझ आ गया होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का टेक्निक है कि क्यों पूछा है कि आपको क्यों ऐसा चीज़ें कैलकुलेट करने को बोल दे रहा है वो। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या निकालना है इस बार, यहाँ पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स दैट इज़ इक्वल टू I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो FM इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, और L और B के बीच का अगर आप एंगल देखेंगे, यहाँ पे L इधर की तरफ है तो L जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो थीटा जो है आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री हो गया भाई। क्लियर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, M इंटू G हो गया। सो यहाँ से आपका B का वैल्यू आ जाएगा M इंटू G और L इंटू B। ये आपका सॉरी यहाँ पे I है, I करंट निकालना था। करंट का वैल्यू आ गया आपके पास, M का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, मास, G का वैल्यू आपको दे रखा है 10 दे रखा है, लेंथ आपको गिवन है 62 और B आपको गिवन है। तो पता चला भाई क्यों पूछा है, क्यों का रीज़न जानना है। आज वाले क्वेश्चन जो है यही है, यही टेक्निक है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप बहुत इजीली जो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने लगेंगे आफ्टर कैलकुलेटिंग द 15 टू 20 क्वेश्चंस के बाद आपके क्वेश्चन जो हैं इसी टेक्निक को लेके बहुत जल्दी से सॉल्व होने लगेंगे। एक तो हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन पूछा है। डायरेक्शन पूछा है तो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन करंट का क्या होगा, देखो जो फोर्स लगना चाहिए वो ऊपर लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा तभी तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ कंप्रेस होगा, और अगर कंप्रेस होगा तभी तो उसमें टेंशन रिमूव होगा, तो मतलब फोर्स ऊपर है। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल,
फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो करंट का डायरेक्शन क्या आया, टुवर्ड्स द राइट। तो यही आपका डायरेक्शन हो गया इसका करंट का, टुवर्ड्स राइट। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व करिए, ट्राई करिए, मज़ा आएगा। जब आपने क्यों का रीज़न ढूंढ लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st। सो नाउ वी डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 21। देखो इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में टेक्निक जो है लगाया था वही इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ए थिन 50 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटल बार विद मास 750 ग्राम रेस्ट ऑन बट इट इज़ नॉट अटैच टू द टू मेटालिक स्पोर्ट्स इन ए 0.450 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। पहले यहाँ तक देखेंगे। इसमें बोल दे रहा है एक आपके पास लॉन्ग मेटल बार है ये वाला, ठीक है, और जिसका मास दिया है 750 ग्राम, वो रेस्ट कर रहा है इनके ऊपर। ये दो सपोर्ट्स दी गई हैं, ठीक है, ये लिखा आपके पास दो मेटालिक सपोर्ट्स हैं, इनके ऊपर रेस्ट कर रहा है बट अटैच नहीं है वो, ठीक है, रेस्ट कर रहा है ओनली। तो उसके बाद बोल दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्स लग रही है कुछ इस तरीके से। उसके बाद कह रहा है एक बैटरी एंड रेजिस्टेंस R = 25 ओम कनेक्टेड इन सपोर्ट्स। एक बैटरी दिया गया है ये वाला वोल्टेज, और एक रेजिस्टेंस दिया गया 25 ओम का, ये कनेक्टेड है स्पोर्ट्स के साथ। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वोल्टेज द बैटरी कैन हैव विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट एट सपोर्ट्स। मतलब इस बैटरी में कितना वोल्टेज आएगा, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट एट द स्पोर्ट्स। मतलब ये जो स्पोर्ट हैं यहाँ पे लगी हुई हैं दो, इनको बिना ब्रेक करे आपको कैलकुलेट करना है वोल्टेज। मतलब आपको इसको एज ए एक सर्किट ट्रीट करना है कम्प्लीटली, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये सिंपल है, ये वाला पार्ट जो है इसका सिंपल है। देखो वोल्टेज कैलकुलेट करना है, अब ये भी एक अच्छा मेथड है सॉल्व करने का। वोल्टेज कैलकुलेट करने के आपके पास कौन से तरीके होते हैं एक सर्किट में। ये होता है आपके पास V = I × R, यही रहता है भाई, V = I × R रहता है। R आपके पास गिवन है, I आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। देखो I कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है आपको। तो करंट आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग FM = I × L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। भाई मैं ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास इसका मैग्नेटिक फील्ड भी दिया गया है, ठीक है, इसका लेंथ दिया गया है और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी दिया गया, इसीलिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं करंट कैलकुलेट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, FM = ILB sin 90 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज L का वैल्यू कुछ इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो थीटा जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब मैं FM को क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा M × G लिखूँगा, और ILB हो जाएगा यहाँ से सिंपली। इसका वैल्यू तो आपके पास 1 हो गया, और जो I का वैल्यू आया आपके पास सिंपली M × G / L × B। ये आपके पास I का वैल्यू आ गया, और ये I का वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट करेंगे, देन यू विल गेट द वोल्टेज। ये तो सिंपल ही था भाई, ठीक है, ये वाला सिंपल था, आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना था। तो V = IR ही लगाना रहता है मेनली हर क्वेश्चन में। तो उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम टेक्निक अप्लाई करें किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब पूछ क्या रहा है इसमें, ए बैटरी वोल्टेज हैज़ मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट, मतलब हमने बैटरी का जो मैक्सिमम वोल्टेज था वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इसको एज ए सर्किट ट्रीट करते हुए। अब कह रहा है कि आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दें, कितना, 2 ओम डिक्रीज कर दें, तब इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा उस बार में। तो अब टेक्निक वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था कि भाई वो ऐसा क्यों बोल दे रहा है कि एक्सेलरेशन जो है इनिशियल आप कैलकुलेट करें और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करें। मतलब कहने का ये है कि रेजिस्टेंस और एक्सेलरेशन का क्या लिंक है, या फिर वोल्टेज और एक्सेलरेशन का क्या लिंक है। जब आपको ये चीज़ पता चल गई तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्यों बोल दे रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल दे रहा है कि क्यों आपको एक्सेलरेशन को रेजिस्टेंस के साथ लिंक करा जा रहा है। तो देखेंगे, समझेंगे क्यों का रीज़न क्या है।
देखो अगर आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट बढ़ेगा, इस वायर में करंट बढ़ेगा, और अगर करंट वायर में बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा, और अगर फील्ड बढ़ेगा तो जब आप किसी एक करंट कैरिंग वायर को किसी फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग गया तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन आएगा इसका। भाई फोर्स लगेगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, तभी तो उसने इनिशियली पूछा है। इनिशियली मतलब जस्ट स्टार्टिंग में जो हिलेगा एकदम से वो वाला एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। समझ आ गया होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आपको क्यों का रीज़न आपको ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये टेक्निक है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि जब आपको पता चल गया वोल्टेज से लिंक क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन का, वोल्टेज से भी एक्सेलरेशन का यही लिंक है, क्योंकि अगर वोल्टेज मैक्सिमम आपने कैलकुलेट कर लिया तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा, मैक्सिमम करंट आ गया तो मैक्सिमम फील्ड आ गया, फील्ड आ गया तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, वो इनिशियल जस्ट इनिशियल एक्सेलरेशन आएगा, वही आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने देखा कि आपको क्यों का रीज़न पता चल गया। ठीक है, तो मतलब आपको मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस बार यूज़ करना होगा इसके ऊपर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब बात रही कि यहाँ पे उसने एक और वर्ड बोला है कि वो रेस्ट कर रहा है। ये जो आपके पास वायर है, ये मेटल बार है आपके पास, ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। तो अगर रेस्ट कर रहा है तो उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ होगा mg, और ऊपर की तरफ आपके पास क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब इसको स्टार्टिंग एक्सेलरेशन देना होगा, तो उसको देने के लिए तो जो यहाँ पे आपका फोर्स लगता है दैट इज़ ILB, दैट शुड बी ग्रेटर देन mg। वो भाई ILB ज़्यादा होगा mg से, मतलब ये जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर मेटल बार के ऊपर वो mg से ज़्यादा होगा, तभी तो उसके ऊपर इनिशियल एक्सेलरेशन आएगा। बात समझ आ गई। सो F इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या होता है, m इंटू ए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आपको पता है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन जो फोर्स आएगा आपके पास वो कितना आएगा इस बार, ILB माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू m। क्लियर है, समझ आ गया होगा भाई, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो ILB मैं इसको क्या लिखूँगा, माइनस mg डिवाइडेड बाय m इंटू ए, और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, I को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे V/R, क्योंकि V का भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज की बात करी है। सो यहाँ पे आप V/R लिखेंगे। अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, V/R LB माइनस ये कितना आ जाएगा, G इज इक्वल टू A। सो V दिया है, L भी गिवन है, B भी गिवन है, R भी गिवन है, और मास भी गिवन है, G भी आपको पता है। तो इस तरीके से आपने इनिशियल एक्सेलरेशन देखा। तो मैं बता दे रहा हूँ, ढूंढिए रीज़न क्वेश्चन का कि ऐसा क्यों पूछा उसने। तो जब आप क्यों के पीछे जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। सो इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमने काफ़ी अच्छे से इजीली सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट डू द क्वेश्चन नंबर 22। सो लेट्स डू और क्वेश्चन नंबर 24। देखो इसमें क्या कह रहा है आपके पास, ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर having a radius 8 cm carries a current I is equal to 20 ampere. A vector of unit length and dipole moment m vector of loop is given by 0.60 I cap minus 0.80 J cap। इसमें क्या बोल दे रहा है, आपके पास एक सर्कुलर लूप है, एक वायर की फॉर्म में एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस दिया है आपको, ऐसा है कुछ, ऐसा मान लेते हैं आपके पास ये एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, उसमें करंट का वैल्यू दिया है आपको 20 एम्पियर दिया गया है। क्लियर है भाई। और उसमें उसका जो डाइपोल मोमेंट है उसका वैल्यू दिया गया है मेरे पास m वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0.60 I कैप माइनस 0.80 J कैप। मतलब ये एक डायरेक्शन भी साथ में उसने दे रखा है। यूनिट वेक्टर आपको पता है कि एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो ये डायरेक्शन आपने उसने साथ में दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है इफ़ लूप इज़ लोकेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है,
तो टॉर्क जो है वो कितना होगा। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, टॉर्क कैलकुलेट करना है भाई आपको। अब देखो टॉर्क कैलकुलेट करने के मेथड क्या क्या है। सिंपली आप बोर्ड वाले क्वेश्चन जो है सोल्व करने के लिए कुछ इस तरीके का मेथड लगा सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या चीज़ है, मतलब फॉर्मूला क्या है टॉर्क का। तो मेरे पास फॉर्मूला यही है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना लिख लिया। ये मैंने पहले सबसे पहला काम मैंने फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद मैं देखूँगा मेरे पास बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू क्या क्या चीज़ें मेरे पास इसमें नहीं है और क्या क्या चीज़ें मेरे पास गिवन है। तो जो गिवन है पहले वो तो मेरे पास मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, लेकिन जो नहीं है यहाँ पे उसको मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा फ्रॉम द क्वेश्चन का यूज़ करके ही आप उसको सॉल्व करेंगे। देखो अब बी तो आपके पास सीधा सीधा पड़ा है, ये बी तो है भाई, और एम का वैल्यू नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपके पास, एम इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए होता है आपके पास। क्लियर है भाई, ठीक है। एन का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ मिनिमम के लिए। आई का वैल्यू क्या होगा आपके पास, आई का वैल्यू दे रखा है 20 दे रखा है। एरिया ऑफ लूप कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1 इंटू 20 इंटू पाई का वैल्यू ले लीजिए आप 3.14 ले लीजिए। आर का वैल्यू कितना आपके पास, ए दे रखा है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, तो 0.08 आप यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये एम आ गया आपके पास। अब यही वाला वैल्यू उठा के आप साथ में यहाँ पुट कर दीजिए। बस डिफरेंस क्या है कि इसके साथ में आपको, अगर आप एम वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे, ये सिर्फ एम है, लेकिन अगर आप एम वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये आपके पास आएगा इतना कुछ 0.80 का स्क्वायर इंटू साथ में ये वाला टर्म भी आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन दे रखा है उसने 0.60 आई कैप माइनस 0.80 कितना हो गया जे कैप। तो ये वाला वैल्यू आपके पास एम का हो गया और बी का आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहाँ पे इसका सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा इसका 0.20 इंटू 3.14 0.08 का स्क्वायर इंटू 0.60 आई कैप माइनस 0.80 जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करके यहाँ पे लिख दें, उस साथ में ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। बड़ा सिंपल था, कोई ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा इसमें डिफ़िकल्टी है। सो आई कैप ये हो जाएगा प्लस में 0.30 ठीक है, हो जाएगा भाई। ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप इन दोनों का आपस में, ठीक है। टेबल बना के कर लीजिए, करें जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, और साथ में इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो टॉर्क है वो सॉल्व हो जाएगा किसी लूप के ऊपर कितना लग रहा है। सेकंड पार्ट देखेंगे, इसका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है मेरे पास वो ये आता है, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है भाई। एम का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास ये सारा पड़ा है जी, एम का वैल्यू हो गया। साथ में आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें किसका, बी का वैल्यू। आप यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे वैसे ही वैल्यू लिख देता हूँ, इसका जो वैल्यू आया है 0.25 आई कैप प्लस 0.30 के कैप। आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, इसका आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट के, बाकी सारा तो आपके पास 0 हो जाएगा। सो ये वाला टर्म आपके पास सिंपली बचेगा, और इसके आप और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लूप। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। सो नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखेंगे। So let us do our question number 26। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, रेडियस ऑफ डिस्क इज r and is rotating at constant angular speed ओमेगा। आपको इसमें डिस्क की बात करी गई है, ठीक है, जिसमें आपको रेशियो कैलकुलेट करना है किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है, जिसमें रेडियस दिया गया है डिस्क का r दिया गया है और वो एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। और ये भी बताया गया है कि डिस्क जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा डिस्क जो है
कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, जिसमें जिसका रेडियस जो है आपके पास आर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि डिस्क जो है वो इस बार यूनिफॉर्मली चार्ज। क्लियर है? सो जस्ट इसमें ऐसा क्वेश्चन जो है भाई बोर्ड में ही पूछा जाता है, जस्ट फॉर द नॉलेज कि आपको कितना नॉलेज है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आपका कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स कैसा है, तो ऐसा कैसे करना है आप, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लिख लेंगे दोनों का। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है मेरे पास m = n × I × a, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है B = μ0I / 2r। ये किसका है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप का है। लूप की बात करें या डिस्क की बात करें, फॉर्मूला आपके पास यही लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इस टर्म को। देखो इसमें n का वैल्यू तो आपके पास 1 हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही लूप की बात कर रहे हैं। करंट निकालना है, अब ये करंट क्या है? कांस्टेंट है I और एरिया, ठीक है। बट अगर बात करें आप करंट का वैल्यू अब कैसे सोच सकते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे तो आपके पास क्यू दिया है। अगर आपके पास क्यू दिया है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि करंट का वैल्यू जो है मेरे पास वो कितना रहा होगा? I = Q/T रहा होगा, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखें, ये क्यू तो पूरी डिस्क का है, पूरी डिस्क का आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक छोटा सा पार्ट यहाँ से काट लेंगे, छोटा सा पार्ट यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका आप रेडियस x लिखेंगे। इस थोड़ा सा सही से नहीं बनाए, जिसका आप रेडियस ये मेरे पास एक छोटा सा पार्ट आ गया, ठीक है। इसका मैं थिकनेस यहाँ पे इसका रेडियस x लूँगा और इसका थिकनेस जो है मैं यहाँ पे क्या लूँगा, इसका थिकनेस जो है वो मेरे पास dx मिल जाएगा। क्लियर है? और ये इसका पूरा का पूरा रेडियस कैपिटल R हो गया। देखो तो अब आपको छोटा सा पार्ट का सबसे पहले कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन इसमें जस्ट कैलकुलेशन है। सो I = dq/t है, तो मैं इसको इस बार क्या लिखूंगा, di = dq/t लिखूंगा, ठीक है। अब आप dq का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। dq का वैल्यू कैसे कर सकते हैं आप? देखो अगर πr² के ऊपर चार्ज q है तो एक के ऊपर कितना आ जाएगा, q/πr², ठीक है। और मेरे को किसका निकालना है, dq का निकालना है, तो मैं छोटे से पार्ट का निकालूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, q/πr² × 2πx × dx। तो ये मेरे पास dq का वैल्यू आ जाएगा। एक तो पहले ही था आपके पास, तो आपको किसका निकालना है, छोटे से पार्ट का कैलकुलेट करना है। सो आप यहाँ पे सिंपली 2πx × dx लिखेंगे। सो ये मेरे पास dq का वैल्यू हो गया। अब यही वैल्यू आप उठा के यहाँ पे di में पुट कर देंगे। सो जो di का वैल्यू आएगा, ये कितना आ गया आपके पास, q/πr² × 2πx dx। नीचे साथ में t भी है, ये t का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2π/ω, जो कि इसका 1 रिवोल्यूशन का वैल्यू होता है, ठीक है। ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। सो जो di का वैल्यू आएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू q/πr² x dx × ω। तो भाई ये मेरे पास di का वैल्यू आ गया। क्लियर है? हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का निकाला, तो di का आप एक बार यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे, बिकॉज ये बाद में काम आएगा। कैलकुलेशन जो है ओमेगा q × x dx है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो πr², ठीक है। तो ये di का वैल्यू है। अब आप सिंपली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे। उसमें आपका जो वैल्यू है di × a है, ओमेगा q × x × dx × πr²। अब ये तो आपके पास di का वैल्यू आ गया, ठीक है। एरिया का वैल्यू क्या होगा आपके पास, कितने से पार्ट के लिए,
पाई इंटू आर स्क्वायर होगा पूरे के लिए, लेकिन हमें इसका कैलकुलेट करना, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर लिखूंगा। पाई से पाई आपके पास कैंसिल हो जाएगा। सो ये डीएम आएगा, तो छोटे से पार्ट के लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आप डीएम लिखेंगे। सो जो वैल्यू आया मेरे पास मेगा क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये डीएम का आ गया। अगर आप इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से आर तक करेंगे, क्योंकि आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है 0 से आर तक। सो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से आर तक, बाकी सारा टर्म बाहर आ जाएगा। कौन सा, ओमेगा क्यू जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगी। सो जो वैल्यू आएगा यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद x4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई x4 डिवाइडेड 4, 0 से लिमिट हो गया आपके पास r तक। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे जस्ट, और कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल सा कैलकुलेशन है। दोनों का रेशियो आपको निकालना है इस बार। तो जो वैल्यू आया मेरे पास m का वो कितना आ गया, ओमेगा क्यू आर स्क्वायर इंटू R4 डिवाइडेड बाई 4, और ये इससे कटेगा। सो जो m का वैल्यू आया मेरे पास ओमेगा क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ये मेरे पास m का वैल्यू आ गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा, सिंपल से कैलकुलेशन। अब आप b का कैलकुलेट करेंगे। सो b का भी कुछ इसी तरीके से है। b में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है आपके पास। b का जो वैल्यू आएगा आपके पास, देखिए जो ये दिया है मेरे पास म्यू नॉट इंटू डी आई डिवाइडेड बाई 2r है। r है, मेरे को पहले किसका निकालना होगा, x तक का निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, और ये किसके इक्वल होगा इस बार, डी के इक्वल होगा। डी आई हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। सो आप डी आई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, म्यू नॉट ओवर 2x ऑलरेडी है आपके पास। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ओमेगा क्यू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है, समझ आ रहा होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। सो डी बी आपका वैल्यू ये आ गया आपके पास। और अब आप क्या करेंगे, इस चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो मैं इसको जो लिखूंगा इस बार वो b इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ डी बी लिखूंगा। तो इंटीग्रेट लिखूंगा तो इस चीज़ को भी मैं इंटीग्रेट करूंगा। सारा जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर ले लेंगे आप यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेट के लिए जो टर्म बची है x इंटू डी एक्स, ठीक है। सो जो ये इसका इंटीग्रेट आएगा आपके पास, ये कितना आएगा भाई, 0 से लिमिट अगर r स्क्वायर r है तो इसका इंटीग्रेट कितना आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली x स्क्वायर बाई 2 था और लिमिट r से 0 से r थी, तो मैं यहाँ पे r स्क्वायर बाई 2 लिख दे रहा हूँ। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आपके पास x है, तो यहाँ पे भी जो लिमिट होगी, क्योंकि r से 0 थी, तो मैं यहाँ पे भी कितना लिखूंगा, लिमिट r लिखूंगा। मेरे पास जो b का वैल्यू इस बार आया म्यू नॉट, कितना आया मेरे पास, म्यू नॉट ओमेगा क्या हुआ आ गया आपके पास, और ये वैल्यू कितना आया, 4 बाई r। ये आपके पास m आ गया, ये आपके पास b आ गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास दोनों का रेशियो आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स था, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा था, कंसेप्चुअल होता है कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से आपका मैथमेटिक्स जो है आपने प्रूव करा है। क्लियर है। सो नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है, देखो भाई हमारे पास इसमें आपके पास सिंपली क्या पूछा गया है, एक आपके पास क्यूब दिया है और उसमें करंट जो है फ्लो कर रहा है, और उसमें आपको कैलकुलेट करना है टोटल डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है आपको कैलकुलेट करना है क्लोज्ड पाथ में। जो जो आपके पास क्लोज्ड पाथ की बात करी गई है, अब ये क्लोज्ड पाथ कौन कौन सा है वो आपको देखना है क्यूब में गिवन। क्लियर है। तो देखिए इसमें जो क्लोज्ड पाथ है वो आपके पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ से
जो करंट का फ्लो जो है वो शुरू हो रहा है, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, सो ए से बी, बी से सी से डी होता हुआ कुछ इस तरीके से करंट का फ्लो ऐसा चल रहा है, यहाँ से ऐसा। ठीक है, यहाँ से चला है ऐसा, इधर से जाता हुआ। और तो आपके पास एक तो क्लोज पाथ ए वाला हो गया, ए बी सी डी हो गया। ठीक है, समझ आ गया। क्लोज पाथ यहाँ से चले हैं और यहाँ घूमते घूमते यहाँ तक आ गए। तो पहला क्लोज पाथ तो आपके पास ये हो गया। क्लियर है। तो सबसे पहले आप इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास क्लोज पाथ जो है वो बन रहे हैं, उनका आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है बड़ा। तो इसमें आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू लिखते हैं n इंटू आई इंटू ए। ठीक है, और जो n है वो आपके पास 1 है, और i का वैल्यू आपको वैसे भी करंट दे रखा है आपके पास n आई ए, यहाँ पे n आई ए है। ठीक है, एरिया आपको कैलकुलेट करना है इसका। अब एरिया क्या होता है, किसी भी क्लोज पाथ की अगर बात करें तो इस स्क्वायर का जो आपके पास एरिया बनेगा सरफेस, तो इस सरफेस का जो एरिया बनेगा वो आपके पास क्या होगा भाई, वो होगा आपके पास साइड स्क्वायर। ठीक है, मैथमेटिक्स है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा आपके पास, आई इंटू साइड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो गई कुछ इस तरीके से। देखो ऐसा है, अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, देखो भाई ऐसा है, ये पहले वाले पाथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट कुछ वीडियोस में। तो इसमें कुछ ऐसा बता रहे हैं कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपके पास, और ये आपके पास जेड एक्सिस हो गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो इसमें आप देखेंगे जो पहला जो करंट फ्लो कर रहा है आई, वो आपके पास जेड एक्सिस से चल रहा है, मतलब वाई के पैरेलल में है। तो वाई के पैरेलल में मैं ये एक जेड एक्सिस ले लिया। क्लियर है, यहाँ पे एक लाइन ले लिया कुछ इस तरीके से, ये जेड एक्सिस हो गया आपके पास। जेड एक्सिस से ऊपर एक लाइन ले ली हमने। ठीक है, तो ए से ये ए बी हो गया, ए बी हो गया आपके पास, ए बी। फिर आपके पास कौन सा आ रहा है, बी सी आ रहा है। बी सी किसके पैरेलल में, ध्यान से देखेंगे आप, एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। तो कुछ ऐसा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। पहला आपके पास ऐसे था ए बी, जिसको मैं इसके पैरेलल मान रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी मान सकता हूँ कैलकुलेशन के लिए। दूसरा बी सी देखेंगे तो वो यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप साइड स्क्वायर देखेंगे तो एल क्रॉस एल। ठीक है, तो मतलब जो वैल्यू आया आपके पास एल क्रॉस एल, तो जो डायरेक्शन है उसका वो कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ, इधर की तरफ। समझ आ गया होगा, एल क्रॉस एल, ये एल हो गया, फिर से क्रॉस एल, दूसरी एक्स के पैरेलल की तरफ जा रहे हैं। सो डायरेक्शन जो है वो माइनस का ई कैप हो गया। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा आपके पास दैट इज एल स्क्वायर इंटू ई कैप माइनस का। ये मेरे पास इसका आ गया आपके पास पाथ का, आप ए बी सी डी लिख सकते हैं। आप आगे कैलकुलेट करेंगे अब कौन सा पाथ बन रहा है आपके पास। ये तो ए बी सी डी हो गया, उसके बाद आप यहाँ से चल रहे हैं कुछ इस तरीके से, डी ई, यहाँ से चलते हुए आपके पास जो पाथ बन रहा है वो कौन सा बन रहा है भाई, ये हो गया आपके पास ई एफ जी और एच। एक तो ये वाला पाथ बन गया, पीछे वाला पाथ ये बन रहा है। एक आगे वाला सरफेस था, एक पीछे वाला सरफेस आ गया। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट है, ई एफ जी एच, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ई एफ। अब लाइन ई एफ जो है फिर से कहीं वाई एक्सिस के पैरेलल में है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से है ये लाइन। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा। ई एफ जो है वो कुछ इस तरीके से है, और एफ जी जो है आपके पास वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में कुछ इस तरीके से। क्लियर है, तो ये एल हो गया, तो ये भी एल हो गया, एल क्रॉस एल साइड स्क्वायर लेंगे तो फिर से आपके पास एल क्रॉस एल। ठीक है, समझ आ गया होगा, एल हो गया ये भी, और ये भी क्रॉस एल करेंगे तो फिर से डायरेक्शन जो है आपकी की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, मतलब ये कैप हो गया। क्लियर है भाई, समझ आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया मेरे पास ई एफ पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से है, आई इंटू एल स्क्वायर इंटू जे कैप। क्लियर है। अब तीसरा पाथ देखिए अब कौन सा बन रहा है। यहाँ पे, यहाँ से चले थे आप, पहला पाथ ये हो गया क्लोज पाथ, दूसरा क्लोज पाथ ये हो गया। यहाँ से चलते हुए आप यहाँ पे आए तो एक पाथ यहाँ पे भी आपके पास बन रहा है। आप यहाँ से चलते इधर इधर आते आते कहाँ पहुँच गए, वहीं पहुँच गए।
ठीक है, तो ये पाथ तो हम कर चुके, ये भी कर चुके, बचा कौन सा, ये वाला पाथ। पाथ की जो बात हो रही है तो वो कौन सा पाथ है भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डी ई और एच। फिर से आई तो वैसे ही रहेगा एज इट इज, और फिर से आप देखिए कुछ इस तरीके से है, जो वैल्यू है इसका के डी ई एच की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है देखो फिर से भाई एक्स वाई और जेड। अब इस बार जो ए डी है, डी ई है आपके पास, ये डी ई हो गया और ये ई एच हो गया, क्लियर है। डी ई जो है वो कुछ इस तरीके से जेड एक्सिस के पैरेलल में है, जेड एक्सिस के पैरेलल में, क्लियर है, समझ आ गया होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल में है डी ई, इस तरीके से है। अब दूसरा जो है आपके पास वो क्या है, ई एच है, कुछ इस तरीके से, ये तो वही है, ये एक तो ये वाला डायरेक्शन हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो आप फिर से लगाएंगे आप एल, ये एल हो गया आपके पास, एक ये वाला एल हो गया, सो एल क्रॉस एल, एक एल ये वाला, एक एल ये वाला। तो आप जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब साइड स्क्वायर करेंगे, तो एल क्रॉस एल, तो जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ बता रहे हैं, हम डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं सिर्फ, वो कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन के लिए ऊपर की तरफ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आई इंटू एल स्क्वायर इंटू जी, क्लियर है। सो ये आपके पास क्लोज्ड पाथ का जो पाथ हमारे पास दिया था उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ चुका है। तो टोटल आपके पास जो वैल्यू आएगा, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगा वो कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस का आई एल स्क्वायर के कैप है, प्लस में फिर से आई इंटू एल स्क्वायर इंटू के कैप है, प्लस में फिर से आपके पास एक दो ये हो गए, तीसरा आपके पास आई एल स्क्वायर जी कैप है। तो ये आपके पास इससे कटेगा, तो जो टोटल आपके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, डाइपोल मूवमेंट आएगा, सॉरी टोटल डाइपोल मूवमेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा आपके पास, आई इंटू एल स्क्वायर इंटू जी कैप। तो यही इसका आंसर है, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम आगे और डिस्कस करते रहेंगे क्वेश्चन। जो आज वाले क्वेश्चन जो थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप एक दो बार सॉल्व करके देखिए, ठीक है। जो हमने लास्ट जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करे थे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको आप पूरा एक बार दो तीन बार करके देखिए, उसी टेक्निक को आप यूज़ करिए कि क्यों आपको बोल दे रहा है कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आपको उसका रीज़न पता होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए।